हाय ज्योति। हाय विशाल। गुड मॉर्निंग योगिता। थोड़ी देर वेट करते हैं बाकी लोगों को ज्वाइन करने का, फिर स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, आई थिंक हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन। तो एक क्विक आइडिया लेते हैं आज हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। ठीक है, सो इसमें एज सच तो ये अपने आप में काफ़ी डिटेल टॉपिक है, बट हम लोग इसमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो रेलेवेंट चीज़ें होंगी सॉरी, उनका डिस्कशन करेंगे। सो इफ यू रिमेम्बर, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर एक पढ़ा था पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वो भी एक चैप्टर था जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के डिटेल में जाकर, ठीक है, जो एटम होता था उसकी स्टडी करता था। ठीक है, एक एटम कैसा होता था, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते थे। नाउ दैट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपने फोकस किया था चैप्टर के ऊपर, उसमें न्यूक्लियस के ऊपर खास खास कुछ ध्यान नहीं दिया था। आपने जस्ट ये माना था कि ठीक है, न्यूक्लियस है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस बॉडी है एट द सेंटर ऑफ एटम, एंड आपने जितना उस चैप्टर में फोकस किया था वो सब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर था। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होगा अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। और फिर हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से रिजल्ट्स भी देखे थे कि ये एस ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट हो सकता है, पी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में, राइट। ऑल दोज थिंग्स, वो सब ये इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस के ऊपर स्टडी था। नाउ ये जो चैप्टर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये इस न्यूक्लियस के ऊपर थोड़ा सा फोकस बढ़ाएगा। ठीक है, कि ये न्यूक्लियस ऑफ एटम क्या होता है, कैसा होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसके बारे में आपसे बात करी जाएगी। ठीक है, नाउ अब नोटिस करना न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, जो स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन मिली साइंटिस्ट को, ठीक है, वो थी रेडियो एक्टिविटी के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग से बात करना चाहूंगा। ठीक है, अगर मैं जनरल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो मुझे पहले न्यूक्लियस के बारे में बात करना चाहिए, और न्यूक्लियस एक्सप्लेन करने के बाद में मैं रेडियो एक्टिविटी एक्सप्लेन करने जाऊंगा। बट मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूं। पहले एक्सपेरिमेंटली आपको रेडियो एक्टिविटी एज अ फिनोमेना पहले डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी क्या होता है,
उसके लिए यहाँ पर नोटिस करना, लेट मी टेक अ क्विक पैराग्राफ। ठीक है, बैक इन 1890s, ठीक है, जब कैथोड रे की डिस्कवरी हो रही थी, ठीक है, जब जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हुआ था, आप लोगों को याद हो तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, चार्ज बाय मास रेशियो निकाला था एलिमेंट्स का, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे नोटिस करना, अराउंड 1890s में, ठीक है, एक साइंटिस्ट है हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका ऐसा ऑब्जर्वेशन था कि हैवी एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हैवी एलिमेंट्स ही हो, बट उस टाइम का ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूँ, हैवी एलिमेंट्स जो कि बिस्मथ से आगे हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 83 के आगे हैं, ठीक है, लाइक यूरेनियम, एंड ऑल्सो अ फ्यू लाइटर एलिमेंट, ठीक है। लाइटर एलिमेंट का एग्जाम्पल कैसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 14 क्या होता है, रेडियो एक्टिव, आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ना, इसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती है वो बात करूंगा थोड़े टाइम में, ठीक है। हेवियर एलिमेंट्स में तो खैर बहुत ही सारे आपने सुने होंगे, राइट। एग्जाम्पल ऐसे यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, राइट, थोरियम, लाइक बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हायर में तो, ठीक है, लोअर में भी है, लोअर एटॉमिक नंबर में भी है, दे पोजेस radioactive properties. Now what is meant by radioactive properties, ठीक है, radioactive properties are that there are certain particles, ठीक है, that are emitted spontaneously by these elements, ठीक है, लाइक कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, मैं बताऊंगा उनके बारे में क्या रहेगा, ठीक है। ये पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस से निकलते ही रहते हैं, ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट जस्ट प्योर फॉर्म में होंगे तभी निकलेंगे, ठीक है, ये एलिमेंट जब कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है, तब भी उनमें से ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, ठीक है। तो चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर करके आपको ऐसे समझाता हूँ, लेट मी एक्चुअली टेक अ स्मॉल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, जिसमें ब्रेक करके आपको ये इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। सो यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, फ्यू लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल C14 etc, they possess radioactive properties, ठीक है। what is meant by radioactive properties, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी इज, एक जस्ट सेकंड गाइस, हेलो, हाँ सॉरी, सो नाउ व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी,
उसके लिए यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को ऑब्जर्व करना। That radioactivity is defined as a process in which the nucleus of certain elements undergo spontaneous disintegration, ठीक है, और you can say transformation, ठीक है, by ejection of certain particles। क्या होंगे वो particles मैं बात करूंगा, ठीक है। This is what radioactivity is। Now यहाँ पर नोटिस करना radioactivity के बारे में couple of things, that radioactivity is shown by atoms of elements radioactivity is shown by elements or by atoms of elements even when they are part of some compound, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस प्योर एलिमेंट होगा तो ही रेडियो एक्टिव रहेगा, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वन ऑफ द फर्स्ट रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स था to be found out or discovered by Henry Becquerel was this यूरेनियम सॉल्ट, ठीक है। इसमें ये जो यूरेनियम का एटम था, ठीक है, बाकी सब तो ठीक थे, सल्फर ऑक्सीजन के एटम जो थे वो रेडियो एक्टिव नहीं थे, ये जो यूरेनियम का एटम था, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव निकला, ठीक है। अच्छा, नाउ नोटिस करना एक रेडियो एक्टिविटी के बारे में प्रॉपर्टी विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो प्रेशर टेम्परेचर इन कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। आप लोगों ने जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी रहती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज दे डू डिपेंड ऑन प्रेशर टेम्परेचर, कैसा केमिकल रिएक्शन होता है। रेडियो एक्टिविटी चेंजेस दे आर स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होते हैं, एंड दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया हो गया व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जब रेडियो एक्टिविटी होता है तो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि ये सर्टन पार्टिकल्स इजेक्ट होता है, सर्टन पार्टिकल्स और सर्टन रेज इजेक्ट होती है जब रेडियो एक्टिविटी होता है। तो उसकी थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं एक बार, राइट। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना रेडियो एक्टिव एमिशंस, ठीक है। रेडियो एक्टिव एमिशंस जो ऑब्जर्व किए गए उस टाइम पे, ठीक है, साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट methods try करे to understand what are the kind of radioactive emissions that are coming out of the particles, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, अभी मैं बस पहले ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं वो बाद में, पहले एक बार देखेंगे कि क्या एलिमेंट्स होते हैं और क्या रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। तो रेडियो एक्टिव एमिशंस में नोटिस करना सबसे तीन कॉमन जो है वो है अल्फा बीटा गामा रेज, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे, सो देयर इज पॉजिट्रॉन एमिशन एंड के कैप्चर, ठीक है। ये आपकी वैसे तो 12th की फिजिक्स की एनसीईआरटी में है, बट मैं यहीं पर भी उनको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना अल्फा बीटा गामा रेज, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। देन पॉजिट्रॉन एमिशन, ठीक है। पॉजिट्रॉन को हम लोग ऐसे, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ऐसे बीटा प्लस के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड के कैप्चर, क्या होता है के कैप्चर में वो बताऊंगा आपको, अल्फा रेज, बीटा रेज,
गामा रेज, पॉजिट्रॉन एमिशन, ठीक है, के कैप्चर, ये कॉमन नाम रहेंगे। ये कॉमन रेडियो एक्टिव एमिशंस की स्टडी करी जाती है। तो इसमें अब एक एक करके ऑब्जर्व करना, ठीक है। सबसे पहले सबसे सिंपल अल्फा रेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अल्फा रेज क्या होती है, यहाँ पे नोटिस करना, राइट। अल्फा रेज आर two protons and two neutrons of a radioactive atom, ठीक है, कमिंग आउट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नोटिस करना, जैसे ये एक एलिमेंट है, मान लो कोई, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई। इसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, ठीक है। अब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या हो जाता है, दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन। तो दो प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 2 हो गया, और मास नंबर कितना हो गया, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का 4, ठीक है। तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस बचेगा, ठीक है, इसको डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। पेरेंट न्यूक्लियाई जब रेडियो एक्टिव एमिशन कर देता है, ठीक है, तो उससे जो निकल के आता है उसको डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो इसका आप नोटिस करोगे, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 से डिक्रीज हो जाएगा, और मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाएगा, है ना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अल्फा एमिशन। ये हो जाएगा आपका अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल इज व्हाट, इसको हम लोग बोलते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे He2+ भी बोलते हैं, क्योंकि हीलियम का एटम कैसा होता है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस, उसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, तो वो जो बचा वो क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल ही हो गया, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल हो जाता है। नाउ दिस इज वन टाइप ऑफ एमिशन, ठीक है। देन नोटिस करना बीटा रेज, ठीक है। बीटा रेज भी कैसा होता है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, मान लो कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसका A एटॉमिक नंबर है, Z इसका, सॉरी उल्टा लिख दिया, Z एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और A मास नंबर है, ठीक है। अभी बीटा पार्टिकल निकाल रहा है। बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीटा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, ठीक है, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हो जाएगा और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस होगा, इसके बारे में आप नोटिस करोगे, इसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है, और मास नंबर एज इट इज रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब बीटा रेज का एमिशन होता है, ठीक है, बीटा रेज का एमिशन होता कैसे है, तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। विद इन न्यूक्लियस होता क्या है कि एक न्यूट्रॉन, ठीक है, ये न्यूट्रॉन जो है वो एटॉमिक नंबर में तो कंट्रीब्यूट नहीं करता, मास नंबर में 1 का कंट्रीब्यूट करता है। ये न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, बीटा पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है, अलॉन्ग विद, ठीक है, एक और पार्टिकल यहाँ पे निकल के आता है, उसको वैसे न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं,
ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस जब बीटा रेज का एमिशन होता है। अल्फा रेज के एमिशन में तो क्या होता है, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस जो है उसमें से दो पार्टिकल्स, दो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन एक साथ एक बंच की तरह बाहर निकल गए। ठीक है, मान लो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, और उसमें से एक क्लस्टर ऑफ दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, ठीक है, ये ऐसे सीधे सीधे इजेक्ट हो गया, तो वो अल्फा एमिशन हो गया। ठीक है, बीटा एमिशन में क्या होता है, बीटा एमिशन में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। ठीक है, ये जो है बीटा पार्टिकल, ठीक है, दिस इज व्हाट इज एमिटेड। ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। ठीक है, दिस इज एमिटेड। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट स्टेज इन न्यूक्लियस। ठीक है, और ये एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है। तो ये बीटा पार्टिकल या बीटा रेज का एमिशन होता है। ठीक है, आपको ये नोटेशन तो समझ में आता है ना कि नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर वाला, ये तो आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा ना, जैसे मैं ये कार्बन 14 बोलूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। आई थिंक इतना आपको आता है इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यस है ना? यस सर। ठीक है, कहीं बीच में नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं कुछ चीजें ऐसे अज्यूम कर लूंगा कि ये तो आती होंगी। तो ये अल्फा रेज होती है, ये बीटा रेज होती है। ठीक है, फिर गामा रेज के बारे में पढ़ना। सो गामा रेज क्या होती है, गामा रेज एक्चुअली आर, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ा था, ठीक है, ये फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, दीज आर हाई एनर्जी फोटॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था जब आपने एटम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, तो उसमें कैसा होता था कि ऐसे शेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते थे तो वो क्या करते थे, रेडिएशन एमिट करते थे यूवी रीजन में, विजिबल रीजन में, राइट, लाइमन सीरीज बामर सीरीज वैसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, आप नोटिस करोगे कि न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। हमने तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में कैसा पढ़ा था, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एनर्जी लेवल पढ़ा था। तो वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी, ठीक है, एनर्जी लेवल्स होते हैं। और क्या होता है जब ये आ, हम लोग बोलते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल का एमिशन या बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, ठीक है, तब साथ में ये गामा रेज भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, इसके बारे में मैं इसके बारे में लिखता हूँ यहाँ पर। हाई एनर्जी photons और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एमिटेड। ठीक है, कब एमिट होती है, ये आर एमिटेड, और ऐसे लिख दूंगा ऑफन अकम्पनीड, अकम्पनीड मतलब साथ में, आर ऑफन अकम्पनीड अकम्पनी, एक्चुअली सिंपल रखते हैं लैंग्वेज को, आर हाई एनर्जी फोटॉन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एमिटेड, ठीक है, along with alpha and beta emissions। ठीक है, कैसे होता है यहाँ पर नोटिस करना, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जैसे ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव डीके करा और डॉटर न्यूक्लियाई बनाया।
ठीक है, प्लस सम अदर एमिशन भी हुआ होगा, ठीक है, सम रेडियो एक्टिव एमिशन, अल्फा पार्टिकल निकला होगा या बीटा पार्टिकल निकला होगा। तो होता क्या है, यहाँ पर नोटिस करना, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होता है, ठीक है, ये डॉटर न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई, तब, ठीक है, गामा रेस का एमिशन होता है, ठीक है। तो जैसे आपने एटम के बाहर एनर्जी लेवल्स पढ़े हैं, वैसे ही एटम के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी जो ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनके भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वो डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस उनमें एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। वहां पे भी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होते हैं, क्वांटाइजेशन का फिनोमेना होता है, ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। ये सब वर्ड आपने पढ़े होंगे जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा था। यस। तो वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो वहां पर ये डी एक्साइटेशन होता है, तो उससे ये गामा रेज निकलते हैं, ठीक है। गामा रेज के निकलने से ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट डॉटर न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर या मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। ये जस्ट सिंपल फोटोन एनर्जी है जो कि एमिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आई कैन से दैट देयर इज नो change in atomic number or mass number when gamma rays are emitted, ठीक है। इसको मैं कैसे एक सिंपल स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिख देता हूँ, मतलब गामा रेज एमिशन, ठीक है। तो ये हमारी तीन सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ठीक है। अब इसके साथ में नोटिस करना, ठीक है, इसके साथ में देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेडिएशंस, ठीक है। आप लोगों ने ये काइंड ऑफ पढ़ा तो होगा जूनियर क्लासेस में, ठीक है। तो इसमें नोटिस करना, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कंपैरिजन टेबल रहता है बेसिकली, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज को कंपेयर करते हुए, ठीक है। एक एक करके हम ये पॉइंट्स भी ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, एक तो ये जो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल होता क्या है, उनकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। बेसिकली उनका चार्ज और मास, ठीक है। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया, ये तो हमें समझ में आ ही गया, ठीक है। अब फिर नोटिस करना मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, ठीक है, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोलेंगे, तो क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। गामा रेज जो होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, स्पीड के बारे में आप नोटिस करना, स्पीड के बारे में कैसा ऑर्डर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अल्फा का स्पीड
बीटा से कम होगा, गामा का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको ये वैल्यूज़ याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जनरली आपसे ये वैल्यूज़ के बारे में कोई इतना डिस्कस नहीं करेगा, बट रिलेटिव ऑर्डर ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन गामा। ठीक है, स्पीड इनकी ज़्यादा होती है। अच्छा, देन आयोनाइजिंग पावर नोटिस करना। आयोनाइजिंग पावर क्या होता है? ठीक है, आयोनाइजिंग पावर होता है कि लाइक व्हेन दे स्ट्राइक एटम, स्ट्राइक, आगे कोई एटम होगा, एलिमेंट होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर देंगे। तो वो उसमें भी आपको ये वैल्यूज वगैरह के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अल्फा का बीटा से ज्यादा होता है, बीटा का गामा से ज्यादा होता है। ठीक है, ये आयोनाइजिंग पावर के बारे में बात है। ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज ये अल्फा पार्टिकल्स काफी मतलब मैसिव होते हैं एज कंपेयर टू बीटा एंड गामा पार्टिकल। भले ही इनका स्पीड थोड़ा कम होगा, लेकिन इनका जो मास है, इनका जो मोमेंटम होगा, वो काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बीटा एंड गामा पार्टिकल, इसलिए आयोनाइजिंग पावर इनकी ज्यादा रहती है। ठीक है, एंड वही यहाँ पर आप देखोगे पेनिट्रेटिंग पावर में, पेनिट्रेटिंग पावर में भी क्या हो जाएगा कि कितना ये पेनिट्रेट कर पाते हैं किसी मटेरियल को। तो क्योंकि ये बड़े रहते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, तो ये जल्दी ही कोलिजन्स कर करके रुक जाते हैं। बीटा पार्टिकल छोटे होते हैं तो ये ज़्यादा अंदर तक घुस पाते हैं। ठीक है, एंड गामा पार्टिकल्स तो बीटा पार्टिकल से भी ज़्यादा पेनिट्रेट कर देता है। ठीक है, तो इसमें ये आपको वैल्यूज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधे पेनिट्रेशन के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, ये पेनिट्रेशन और रेंज एक ही बात हो गई। ठीक है, बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो रेंज रहती है टिपिकली 8 to 12 सेंटीमीटर, जो ये बोल रहा है ये ऐसे लेड की शीट का अगर थ्रू हम डालें, ठीक है, कोई लेड की शीट होगी, उसके थ्रू अगर हम अल्फा पार्टिकल डालें तो इतना ट्रैवल कर जाएंगे बिफोर दे आर फाइनली स्टॉप्ड। बीटा पार्टिकल ज़्यादा, गामा पार्टिकल उनसे भी ज़्यादा ट्रैवल कर जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना स्पीड वेलोसिटी का अल्फा बीटा गामा का कंपैरिजन ऐसा है, बट काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, नोटिस करना काइनेटिक एनर्जी जो मैंने बोला था आपको, मोमेंटम बोलेंगे या काइनेटिक एनर्जी होगा, वो अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल, एज कंपेयर टू गामा पार्टिकल। ठीक है, बिकॉज दे आर क्वाइट मैसिव। तो ये रिलेटिव कंपैरिजन आप ध्यान में रखना, वेलोसिटी का, आयोनाइजिंग पावर का, पेनिट्रेशन पावर का, काइनेटिक एनर्जी का, अल्फा बीटा गामा का कैसा रहता है। वैल्यूज वगैरह नहीं भी ध्यान रखोगे तो चलेगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वैल्यूज के बारे में। ठीक है, बाकी ये तो अपन ने डेफिनेशन में देखा ही सही था ऊपर जब बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा। ठीक है, ये जो अपन ने ऊपर डिस्कस कर ही लिए थे कि पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई कैसे रहते हैं बिकॉज ऑफ दीज एमिशंस। ठीक है, तो ये कुछ इनके प्रॉपर्टीज रहेंगे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के, इनके बारे में आपको एक बेसिक थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद नोटिस करना, लेट्स टॉक अबाउट पॉजिट्रॉन एमिशन एंड के कैप्चर। ठीक है, तो क्विकली उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। बीटा प्लस, ठीक है, और पॉजिट्रॉन एमिशन। ठीक है, तो इसके बारे में आप नोटिस करना। ठीक है, ये होता क्या है? पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर पॉजिट्रॉन इज एंटी मैटर, और यू कैन से एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज इसका सेम मास रहेगा बट ऑपोजिट चार्ज रहता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? दिस इज समटाइम्स एमिटेड जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, जैसे नोटिस करना है यहाँ पर इसका एमिशन का इक्वेशन कैसा रहेगा। ये मेरा पेरेंट न्यूक्लियस है, Z इसका एटॉमिक नंबर है, A इसका मास नंबर है, ठीक है। और ये पॉजिट्रॉन निकल रहा है। पॉजिट्रॉन में क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर +1 रहेगा और मास नंबर 0 रहेगा। तो जो डॉटर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा एंड मास नंबर एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करना आप व्हाट हैपन्स विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। विद इन न्यूक्लियस होता क्या है, जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन का मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1, ये न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0, मास नंबर 1 एंड ये पॉजिट्रॉन रहता है, और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, ठीक है। इसमें एक न्यूट्रिनो का भी एमिशन होता है साथ में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट करता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है विद इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में। तो ये स्टेज इन न्यूक्लियस, ठीक है, एंड ये दोनों एमिट हो जाता है, दिस इज व्हिच इज एमिटेड, ठीक है। दिस इज दैट पॉजिट्रॉन, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। नाउ ये कब एमिट होता है, ठीक है, किस केस में एमिट होता है मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा। अभी बस मैं पहले बता रहा हूँ कि होता क्या है, व्हाट इज बीटा एमिशन, ठीक है। फिर एक लास्ट वाला भी नोटिस कर लो, विच इज कॉल्ड एज के कैप्चर, ठीक है। तो ये के कैप्चर क्या होता है, यहाँ पे नोटिस करना, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेल कैप्चर कर लेता है, ठीक है। न्यूक्लियस कैप्चर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल, जो पहला शेल रहता है, ठीक है। बेसिकली न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, खुद ही के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में अब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, ये न्यूक्लियस था, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अराउंड ये डिफरेंट डिफरेंट शेल रहेंगे। तो ये के शेल का इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। मतलब कहीं और से ये इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, ये इसके खुद का इंटरनल इलेक्ट्रॉन ही रहता है, ठीक है। मतलब जैसे आप यहाँ पे इसको अगर मैं एक एग्जांपल से डिस्क्राइब करना चाहूँगा, तो बेरियम 133 56, ये क्या करेगा, खुद ही का इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओन के शेल, ठीक है। और इससे क्या बना देता है ये, आप नोटिस करोगे तो ये एटॉमिक नंबर, अब इसमें क्या होगा, एक्चुअली होता क्या है, ये यहाँ पर नोटिस करना, ये जो प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन आया उसको कैप्चर करके न्यूट्रॉन बना देता है, ठीक है, विद इन न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज समथिंग विच हैपेंस विद इन न्यूक्लियस, ठीक है। ये के शेल से इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, प्रोटॉन ने अब्सॉर्ब करा, ठीक है, और न्यूट्रॉन फॉर्म कर देता है उससे। तो न्यूट्रॉन फॉर्म कर देता है, तो प्रोटॉन देखो 1 से कम हो गया तो ये 55 रह गया, ठीक है, और प्रोटॉन 1 से कम हो गया, न्यूट्रॉन 1 से बढ़ गया, तो मास नंबर तो चेंज होगा ही नहीं, वो 133 का 133 रह जाएगा। और ये एटॉमिक नंबर 57 जो होता है वो सीजियम का रहता है,
ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करना इसके साथ में एक्स रेज भी एमिट होते हैं। ठीक है, ये एक्स रेज क्यों एमिट होते हैं? ठीक है, ये एक्स रेज क्यों एमिट होंगे? क्योंकि यहाँ पर जो ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर के शेल से जो वैकेंसी क्रिएट हो गई तो ऊपर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स उस वैकेंसी को फिल करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे यहाँ पर एक्स रेज रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी क्रिएटेड रहता है, ठीक है, बाय द shells, by the electron that is getting fulfilled, the vacancy created is filled by electrons from higher shells, higher levels, giving rise to X-rays. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक X-rays भी साथ में एमिट होता है। तो ये भी एक टाइप का रेडियो एक्टिव एमिशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये 5 टाइप के रेडियो एक्टिव एमिशंस रहते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, देन पॉजिट्रॉन एमिशन एंड के कैप्चर। तो अल्फा बीटा गामा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन एंड के कैप्चर। ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नोटिस करना, हम लोगों ने समझा कि रेडियो एक्टिविटी करके कोई चीज होती है। ठीक है, और हमने उसके बारे में पढ़ा भी सही कि क्या क्या टाइप का रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलता है, कौन से टाइप के रेडियो एक्टिव एमिशंस रहते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं थोड़ा समझने के लिए और डिटेल में कि रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस रेडियो एक्टिविटी। तो ब्रॉडली एक चीज ये समझ में आती है, ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो इसीलिए होती है बिकॉज यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स में वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है, कुछ एलिमेंट्स में वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो वो ऑब्जर्वेशन जो आई वो आप नोटिस करना किस तरीके से आई। ठीक है, यहाँ पर let me bring that point in this following manner. Let me put the heading in form of nuclear stability, ठीक है, and n/p ratio। n/p ratio मतलब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन आया, अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उनके डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, उनका ग्राफ बनाए एक न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्स वाई एक्सिस पे है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये जेड एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का यहाँ पर प्लॉट बना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, उसका प्रोटॉन 20 रहेगा और उसका न्यूट्रॉन भी 20 रहेगा। तो ये यहाँ पर मैंने एक डॉट प्लॉट कर दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैल्शियम 20। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का अगर मैं प्लॉट बनाता हूँ, ठीक है, डॉट डॉट बनाता हूँ उनके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का, आइसोटोप्स का। ठीक है, जैसे एटॉमिक नंबर 12 होगा, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर 6 होगा, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 किसके होते हैं? कार्बन के, है ना, और उसके अंदर प्रोटॉन्स भी 6 होंगे, तो ये कार्बन का डॉट बन गया। ठीक है, अभी कार्बन 14 का अगर मैं डॉट बनाऊंगा तो कार्बन 14 के प्रोटॉन्स इतने रहेंगे बट न्यूट्रॉन्स, ठीक है, थोड़े से ज्यादा रहेंगे, तो उसका डॉट यहाँ पर बनेगा, ये कार्बन 14 का डॉट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का ये प्लॉट बनाते हैं।
तो उसमें क्या समझ में आता है ये आप नोटिस करना, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का हम लोग ये जब प्लॉट बनाते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये नोटिस करना, ये n/p = 1 की लाइन है। तो इसमें हमें समझ में आता है कि देयर इज दिस रीजन, ठीक है, जिसके अंदर अगर डॉट जो है वो लाई कर रहा है तो न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, मतलब वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा। तो ये स्टेबल वाला रीजन है कैसा, स्टार्टिंग में ये स्टेबल वाला रीजन जो है वो n/p = 1 के आसपास है, ठीक है, और फिर बाद में ये n/p greater than 1 में भी चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेबल रीजन। मतलब अगर इसके अंदर n/p लाई कर रहा है आपके गिवन आइसोटोप का, गिवन एटम का, तो रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। जनरली ये किस रीजन में आ रहा है, यहाँ पे लोअर एटॉमिक नंबर्स जो है वहां पर n/p = 1 होगा, वो स्टेबल बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। और हायर एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन्स अगर ज़्यादा हैं, ठीक है, प्रोटॉन से, तो भी हमारा न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है, ठीक है, तो भी हमारा न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, ठीक है। टिपिकली जैसे ये अराउंड आप मान लो यहाँ पर ये जो स्टेबल रीजन है यहाँ पर जनरली ऐसे n/p 1.6 के आसपास रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो n/p 1 के पास में रहता है, ठीक है, स्टेबल रीजन। अब अगर आपका कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसका n/p रेशियो, ठीक है, इस रीजन में नहीं लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसा रहता है, वो हम देख रहे हैं रेडियो एक्टिव डीके शो करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नोटिस करना, अगर आपका n/p रेशियो, ठीक है, जैसे कार्बन 14 था, ठीक है, C14 था, तो उसका n/p रेशियो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो 1 के ऊपर लाई कर रहा है ना, स्टेबल रीजन तो 1 के अराउंड लाई कर रहा है। तो ये क्या करता है, दिस शोज बीटा डीके, ठीक है, ये बीटा डीके शो करता है टू ब्रिंग n/p लोअर एंड इनटू स्टेबल रीजन, ठीक है। जनरली जो यहाँ के अनस्टेबल न्यूक्लियस होंगे इस जो स्टेबल रीजन के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये बीटा डीके शो करना चाहेंगे, ठीक है, इस तरफ वाले जो रहेंगे, ताकि ये अपना n/p रेशियो डिक्रीज करके स्टेबल रीजन में आना चाहे, ठीक है। जैसे आपको मैं इसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ये जो C14 है इसका रिएक्शन देखना आप, ये C14 कैसा रहेगा, ठीक है, C14 का डीके, हाँ ये नोटिस करना, ये C14 का आपका डीके रहेगा, ठीक है। इसका n/p रेशियो अभी 1.33 है, हायर है, तो ये डीके करके, बीटा डीके करके, ठीक है, आपने नोटिस करा ये बीटा डीके में कैसा होता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, मास नंबर एज इट इज रहता है ना, तो ये n/p रेशियो 1 में आ जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये बीटा डीके काइंड ऑफ शो करते हैं ये वाले एलिमेंट्स जो इस स्टेबल रीजन के लेफ्ट हैंड साइड पर आया करते हैं, ठीक है। फिर नोटिस करना जो एलिमेंट्स यहाँ पे लाया करता है, ठीक है, जिनका n/p 1 से ज़्यादा है,
ठीक है, n बाई पी ऑलरेडी 1 से ज़्यादा है बट वो स्टेबल रीजन में नहीं है। ठीक है, उनको स्टेबल रीजन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना n बाई पी रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 238 मान लो। ठीक है, यूरेनियम 238 ये क्या करेगा, ठीक है, ये अल्फा डीके शो करता है, शोज अल्फा डीके। ठीक है, टू इंक्रीज द n बाई पी रेशियो। इंक्रीज n बाई पी रेशियो एंड गेट इनटू द स्टेबल रीजन। ठीक है, इसका ये एग्जांपल नोटिस करना। ठीक है, ये एक एग्जांपल आपके सामने रहेगा। तो इसमें आप नोटिस करोगे कि n बाई पी रेशियो ये 1.58 से बढ़ाकर 1.6 करना चाहेगा ताकि ये स्टेबल रीजन में आना चाहे। ठीक है, देन ये वाला जो रीजन रहता है जहाँ पर n बाई पी लेस देन 1 रहता है, ठीक है, ये जनरली नेचुरली नहीं मिलता है, ये आर्टिफिशियली ही मिलता है। ठीक है, ये n बाई पी लेस देन 1, ठीक है, ये मतलब आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का ही रहता है। यहाँ पर ये पॉजिट्रॉन एमिशन या के कैप्चर शो करते हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो देयर आर नो नेचुरली अकरिंग, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियाइड जिसमें n बाई पी लेस देन 1 होगा। ठीक है, हाउएवर आर्टिफिशियल न्यूक्लियाइड जो रहेंगे वो फिर क्या करेंगे, पॉजिट्रॉन एमिशन शो करेंगे। ठीक है, देयर आर नो नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियाइड विद n बाई पी रेशियो लेस देन 1, हाउएवर देयर आर मेनी आर्टिफिशियल न्यूक्लियाइड। तो ये क्या करेंगे ये वाले, ठीक है, ये यहाँ पर पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन एमिशन या फिर के कैप्चर शो करते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एन ऑब्जर्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमें बैकग्राउंड रीजन समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा उसमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा जो पार्टिकल एमिशंस हो रहे हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ किन टाइप के पार्टिकल्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये n बाई पी रेशियो एक्चुअली एक आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, कि n बाई पी रेशियो अगर आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, स्टेबल रीजन में आएगा, तो ये आपके एमिशंस इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर नोटिस करना, डेफिनेटली आपके दिमाग में अब ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब ये समझ में आया कि ठीक है n बाई पी रेशियो मैटर करता है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए, पर अगेन आपके दिमाग में और रीजन ये होगा कि क्यों, मतलब व्हाई दिस n बाई पी रेशियो, व्हाई दिस न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज प्लेइंग अ रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो फिर अब इसके और डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो हो जाती है न्यूक्लियस की अंडरस्टैंडिंग, कि न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली हम समझेंगे डिटेल में कि why this kind of neutron to proton ratio is influencing the nuclear stability। ठीक है, बट उस डिटेल में जाने के पहले मैं पहले रेडियो एक्टिविटी वाले पार्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट ऑब्जर्व करना, इसमें हम लोग एक और एडिशनल डिटेल पढ़ना चाहेंगे साथ में। ठीक है, विच इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, या जो इसकी काइनेटिक्स होती है। ठीक है, तो अब इतना जितना मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पर आप कुछ सिंपल क्वेश्चन तो आंसर कर ही सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस आल्सो।
ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको एक आइडिया लगेगा। आप बताओ, चलो मुझे ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो। इसमें आपको बस बताना है कि पी से क्यू जा रहे हैं तो कौन सा पार्टिकल एमिट हो रहा है, क्यू से आर जा रहे हैं तो कौन सा पार्टिकल एमिट हो रहा है, आर से एस जा रहे हैं तो कौन सा पार्टिकल एमिट हो रहा है। राइट अश्विनी, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पर देखोगे पी और क्यू के बीच में कैसा हो रहा है, क्योंकि पी और क्यू के बीच में एटॉमिक नंबर तो चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ मास नंबर जो है, सॉरी, मास नंबर चेंज नहीं हो रहा, एटॉमिक नंबर जस्ट 1 से बढ़ रहा है। तो वो कब बढ़ रहा होगा, जब बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है ना। तो यहाँ पर बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है। फिर आप क्यू और आर में नोटिस करोगे, क्यू और आर में कैसा हो रहा है, मास नंबर, देखो मास नंबर सिर्फ अल्फा पार्टिकल ही चेंज कर पाते हैं। मास नंबर 4 से डिक्रीज हो गया और एटॉमिक नंबर भी 2 से डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है ना, राइट। एंड देन आर और एस में आप नोटिस करोगे, आर और एस में क्या हो रहा है, ना तो मास नंबर चेंज हो रहा है ना एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। तो फिर ये क्या है, गामा पार्टिकल एमिट हो रहा होगा। समझ में आया ये बाकी लोगों को भी। यस। तो एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ इसी लाइंस पे, तो थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जैक्टली कैसे इसको आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन।
मान लो ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है बट चलो देखते हैं एक बार आप लोग कर पाते होगा। आइसोटोप का मतलब तो आपको पता ही है ना, आइसोटोप का मतलब क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं और सी से C1 जा रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि इनमें कौन से एलिमेंट आइसोटोप होंगे अमंग दीज एलिमेंट्स। ठीक है, ट्राई करो। हाँ करेक्ट राहुल, ये दोनों आइसोटोप रहेंगे ना। जैसे आपने ए देखो, ए में क्या था? ठीक है, ए में मान लो ये एटॉमिक नंबर मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, ये 100 200 ले लेता हूँ, वैल्यूज ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो समझने में। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? ये एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो बीटा पार्टिकल निकलने से क्या होता है? मास नंबर पे तो कोई चेंज नहीं आता, वो तो एज इट इज रहता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। ठीक है, एंड फिर से बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये C1 जो होगा, ठीक है, इसका मास नंबर तो वही रहेगा 196 और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 100। तो ये आप देखो ना अब, कि आपको दिखेगा कि ये दोनों सेम एटॉमिक नंबर के हैं, तो ये आइसोटोप्स होते हैं। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन को रीड कैसे करते हैं, ये मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। यानी कि ये जो आइसोटोप है MD 250/101, इस पे एक अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी नहीं है, ये तो एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया कि हमने एक आइसोटोप को बॉम्बार्ड करा अल्फा पार्टिकल से, तो इट इज़ नॉट रेडियो एक्टिविटी। बट आपको ये कॉन्सेप्ट जो ऊपर वाला मैं डिक्टेट करा रहा हूँ वो यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। फिर आपसे पूछें क्या बनेगा, और साथ में क्या होगा, ये टू यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स भी एमिट हो रहा है। तो अब आपको ये मिसिंग गैप आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे करोगे?
कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से? है आंसर? हाँ राइट। तो इसमें कैसा होगा, मान लो ठीक है ये ए है और ये जेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मास नंबर को बैलेंस कर लो। ठीक है, मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे करेंगे बैलेंस मास नंबर। तो ये कितना रहेगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 255 प्लस 4। ठीक है, और राइट हैंड साइड पर, ठीक है इसको उल्टा लिखते हैं, ये ऊपर मास नंबर है नीचे एटॉमिक नंबर है। दिस शुड बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर कितना है ये ए प्लस 2 into 1, ठीक है 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, एंड इसी तरीके से इफ यू विल बैलेंस एटॉमिक नंबर, तो ये कैसा रहेगा 101 प्लस 2 शुड बी इक्वल टू जेड प्लस 2 into 0, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो इससे आपको पता पड़ जाएगा ए और जेड का वैल्यू कितना है। ठीक है, जेड आपको मिल जाएगा 103, राइट, और ए आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 257। तो इससे आप चूज करके आंसर कर सकते हो सी ऑप्शन, राइट। ठीक है, तो ये बेसिक सा था, आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, एक इस पे थोड़ा सा मैं अगर ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछूं, ठीक है, थोड़ा सा लेट से अगर मैं इसमें एक हल्का सा एक ट्रिक, ट्रिक तो नहीं बोलूँगा, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन ही करने को बोलूँगा आपको। तो चलो ट्राई करके बताओ। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताओ। क्योंकि मान लो कोई रिएक्शन है, इसमें अल्फा बीटा पार्टिकल ही एमिट हो रहे हैं बस, यहाँ से यहाँ थोरियम से बिस्मथ जाने में अल्फा बीटा पार्टिकल ही एमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल एमिट होंगे, क्या काउंटिंग करके बता सकते हो क्या?
ऑल राइट, क्या बोल रहे हो? सी देख लेते हैं एक बार क्विकली। यहाँ पर अब नोटिस करना किस तरीके से मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा। देखो थोरियम है 228 90 और इससे बन रहा है ये बिस्मथ 212, ठीक है 83। अब मान लो x अल्फा पार्टिकल्स है एंड y बीटा पार्टिकल्स है जो एमिटर है, तो वापस सब मैं अपनी इक्वेशन बनाना शुरू कर दूंगा। 228 शुड बी इक्वल टू 212 प्लस x इंटू 4 प्लस y इंटू 0, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने मास नंबर बैलेंस कर दिया। एटॉमिक नंबर बैलेंस करूंगा तो 90 शुड बी इक्वल टू 83 प्लस x इंटू 2 प्लस y इंटू -1, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों से आप सॉल्व करोगे तो आपको x और y मिल जाएगा। ठीक है, पहली इक्वेशन से तो x ही मिल जाएगा सीधे सीधे। 228 माइनस 12 कितना हो जाएगा ये 16 4, x का वैल्यू 4 आ रहा है। ठीक है, x तो 4 आया और यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करूँगा 7 7 और ये 1 बीटा पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, 83 प्लस 8 91 91 और ये 1 -1 होगा, तो ये तो डी ऑप्शन बन रहा है। यस ठीक, तो डी करेक्ट आंसर है आपका। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको एक अल्फा और बीटा पार्टिकल्स का एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, अल्फा बीटा एमिशंस कैसे रहते हैं। ठीक है, अब इस पे फोकस करना। इसमें केमिकल काइनेटिक्स का जो पार्ट रहता है, जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो ये बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स के जैसे ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जस्ट उसका यहाँ पर दोबारा से एक रिकैप करेंगे। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डीके दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रिजल्ट आपको याद होगा, तो एक ऐसा होता है माइनस डी एन बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन की पावर 1, ऑर्डर 1 रहेगा। ठीक है, वेयर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ठीक है, एंड लैम्डा ये अपना जो रेट कांस्टेंट होता है, जैसे के होता था रेट कांस्टेंट, वैसे यहाँ पर लैम्डा यूज करते हैं। लैम्डा इज रेडियो एक्टिव कांस्टेंट, या फिर इसको बोला जाता है डीके कांस्टेंट। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स डी एन बाई डी टी जो हो जाएगा वो आपका रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा लॉन एन नॉट अपॉन एन टी इज इक्वल टू लैम्डा टी। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ था, पहले पढ़ा हुआ था, राइट। फर्स्ट ऑर्डर में ए नॉट बाई ए टी जो कॉन्सेंट्रेशन होता था, इसमें बेसिकली हम एन नॉट बाई एन टी बोल रहे हैं। ठीक है, एन नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, राइट, एंड एन टी इज द फाइनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, है ना। तो उस तरीके से इसको हम लिख भी सकते हैं।
ठीक है, इस चीज को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डी एन बाई डी टी होता है। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी आप बोल सकते हो कि किस रेट से डीके हो रहा है। ठीक है, एक्टिविटी और रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो ये हमारा इसका की रिजल्ट रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो एक सॉल्विंग वाला पार्ट रहेगा वो तो काफी सिंपल है ही सही। ठीक है, अगर मैं आपसे हाफ लाइफ पूछूंगा, हाफ लाइफ, ठीक है, और टी हाफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव पार्टिकल, तो वो क्या हो जाएगा, ln 2 बाय लैम्डा, जो उसका डीके कांस्टेंट है 0.693 अपॉन उसका डीके कांस्टेंट। ये हम लोग पहले रिजल्ट निकाल चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप नोटिस करना, ठीक है, सबसे अलग जो याद रखने की चीज रहेगी एज कंपेयर टू केमिकल काइनेटिक्स, वो रहेगा इसमें जो यूनिट्स रहेंगे। ठीक है, यूनिट्स का खास ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ये जो लैम्डा रहेगा, ठीक है, इसका तो यूनिट सिंपल है, इसका यूनिट तो सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स रहेगा। ठीक है, डीके कांस्टेंट के लिए। बट ये जो रेडियो एक्टिविटी है, इसके लिए आप नोटिस करना, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ ए, ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, ये होता है डीपीएस, डिस इंटीग्रेशन, और यू कैन ऑल्सो से डीके पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है डीपीएस का। ठीक है, जो एक्टिविटी हमने बात करी रेडियो एक्टिविटी, उसकी यूनिट्स ये रहती है। ठीक है, एंड इसमें वन बैक्यूरल, ठीक है, बी क्यू बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 डीपीएस, और भी यूनिट्स यूज करी जाती हैं। बी क्यू स्टैंड्स फॉर बैक्यूरल। ठीक है, देन देर आर अदर यूनिट्स ऑल्सो। ठीक है, लाइक 1 क्यूरी या 1 रदरफोर्ड। ठीक है, 1 रदरफोर्ड आरडी होता है, ये 10⁶ डीके पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 क्यूरी सी यू, ठीक है, सी यू भी नहीं, एक्चुअली आई थिंक सिर्फ सी यूज होता है, स्मॉल सी यूज होता है। 1 क्यूरी ये होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस के बराबर। ठीक है, ये अदर यूनिट्स हैं, अदर यूनिट्स ऑफ ए। ठीक है, दिस इज क्यूरी, दिस इज रदरफोर्ड, दिस इज बैक्यूरल। ठीक है, बी ई सी क्यू यू ई आर ई एल, बैक्यूरल। ठीक है, तो कई बार ये यूनिट्स अगर आपसे पूछ लें तो आपको एक बार इनके बीच का इंटर कन्वर्जन ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो बड़े सिंपल से ही बनते हैं इसके ऊपर, ये आप लोग ऑलरेडी देख भी चुके होंगे। मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूँ तो आपको याद भी आ जाएगा। ये केमिकल काइनेटिक्स के बहुत सिंपल से ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इनमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी आती नहीं है। तो ये आपसे मैं लेट से पूछता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
ठीक है, डीपीएम क्या हो गया, डीके पर मिनट, ठीक है, 1 DPM विल बी इक्वल टू 60 DPS, ठीक है। तो ये बेसिक डीपीएम डीपीएस का कन्वर्जन हो गया, बट ठीक है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में लामडा भी मिनट इनवर्स में दिया हुआ है और रेडियो एक्टिविटी डीके भी डीपीएम में पूछी हुई है, तो ठीक है, आपको कन्वर्जन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको डीके एक्टिविटी पूछा जा रहा है, ठीक है। डीके एक्टिविटी क्या होता है, डीके एक्टिविटी इज ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन की पावर 1, ठीक है, जितने भी न्यूक्लियाइड है। तो लैम्डा कितना है यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻⁷ मिनट इनवर्स, ठीक है। एंड कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड है यहाँ पे आप देखोगे 2 ग्राम सैंपल है, तो 2 अपॉन, अभी कोबाल्ट 60 है, इसका मास नंबर 60 है, तो 2/60 मोल्स हो गए, ठीक है, इंटू एवोगेड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, ये आपके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हो गए इतने, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आई थिंक इससे मैच करेगा, ये 6 कट जाएगा, 2 और 5, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻15 DPM से मैच कर रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, थोड़ा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताओ। ये तो सिंपल आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगा ना बस। हाँ राइट अश्विनी, राइट। सो आप इसमें देखोगे ना, दैट हाफ लाइफ आपको 1.5 आवर्स बोला जा रहा है, ठीक है, हाफ लाइफ 1.5 आवर्स बोला जा रहा है, तो इसका मतलब लैम्डा आप क्या लिखोगे, ln 2/1.5 R इनवर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे ln n0 अपॉन nt इज इक्वल टू लैम्डा टी, राइट। तो अब इनिशियली आपको बोला जा रहा है कि 32 ग्राम्स है और फाइनली कितना बच जाएगा, ठीक है, हाउ मच ऑफ इट रिमेन्स अनडिकेड, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है एनटी कितना हो जाएगा। अभी नंबर था, अब इसको मास में भी लिख दूंगा तो रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि वो मोल्स, मोलिकुलर वेट, वो सब तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा।
ये ln 2/1.5 और टाइम बोला जा रहा है कितना 6 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा ln, ये 4 हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ये ln 16 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क किसके बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते थे जैसे हम लोग नॉर्मल अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि 32 ग्राम से 16 ग्राम ये 1.5 आवर्स में होगा। ठीक है, फिर वापस से नेक्स्ट हाफ लाइफ जाएगी तो ये उसका आधा हो जाएगा, फिर एक और हाफ लाइफ जाएगी तो ये उसका आधा हो जाएगा, फिर एक और हाफ लाइफ जाएगी तो ये उसका भी आधा हो जाएगा, तो ये टोटल 6 आवर्स में 32 ग्राम से 2 ग्राम हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे, ये दिस वाज आल्सो वन ऑफ द वेज जो हमको फर्स्ट ऑर्डर के बारे में सोचना आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इसके बारे में बात कर सकते हो। अब चलो ये वाला एक क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो। कार्बन डेटिंग के ऊपर, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, जस्ट बोलने के लिए थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है। नहीं अश्विनी, दोबारा देखो, आपने केयरलेस मिस्टेक कर दिया। सो एन नॉट बेसिकली ये क्या कह रहा है कि कार्बन 14 जो है वो डीके हो जाएगा, एक फ्रेश जो वुड है, ठीक है, फ्रेश वुड के अंदर कितना C14 है, से एन नॉट के बराबर। ठीक है, अब जो टूम के अंदर का वुड है उसके अंदर C14 कितना बोल रहा है ये, वो एंटी हो जाएगा और वो बोल रहा है कि ये हाफ होगा, नियरली हाफ ऑफ द फ्रेश वुड, ये एन नॉट बाय 2 है ना। सो दिस इम्प्लाइज, अब एज कितनी हो जाएगी वुड की, ln n नॉट बाय एन टी शुड बी इक्वल टू लैम्डा टी, राइट। तो ln 2 इज इक्वल टू ये ln 2 बाय 6000, ये इसकी हाफ लाइफ दी हुई है ना 6000 ईयर, तो इसका मतलब कितना टाइम निकल गया, 6000 ईयर हो गया होगा ना इस टूम को, राइट। तभी आपका ये आंसर आएगा करेक्ट, ज्योति का करेक्ट आंसर है। समझ में आया, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ। समझ में आई कैसे करा। बेसिक ये मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, आपको वही जो आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ है वही चीज़ को अप्लाई करना है बस।
ठीक है। हम्म, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, रुको। ये वाला कौन सा क्वेश्चन कराया जाए? लेट्स सी, ये ट्राई करो। आया इसका आंसर? इसमें हाफ लाइफ जो होगा वो तो आपको दिया हुआ है 5770 ईयर्स।
राइट, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, डी के कांस्टेंट, ln 2/t हाफ, ठीक है, इन द यूनिट ऑफ ईयर इनवर्स। तो वो तो ठीक हो गया। अब आपको बोला जा रहा है कि इतने ईयर्स के बाद में कितना फ्रैक्शन बचेगा, ठीक है, कितना फ्रैक्शन बचेगा, तो आप यहाँ पे लगा दोगे ना, ln n0/nt विल बी इक्वल टू लैम्डा टी, राइट। तो ये ln 2/5770 इंटू 11540, तो ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये बेसिकली n0/nt 4 आ जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा, nt will be equal to n0/4, 1/4 बचेगा। what fraction would remain, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 बचेगा, ठीक है। तो एक ये बेसिक आइडिया रहेगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, रेडियो एक्टिविटी का आपको, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से अगर कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। सेम वही फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा, बिल्कुल सिंपल, जस्ट आपको थोड़ा बहुत यूनिट्स का ध्यान रखना रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये यूनिट्स का ध्यान रखना रहेगा, अदरवाइज जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें, कुछ पूछना है आप लोगों को? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ऑलराइट, चलो ठीक है, देन फिर क्लोज करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू गाइस।